आज हम आपके लिए 12th क्लास की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर हमारा जो 12th की क्लास आने वाली है और कोरोना वायरस ने इतना इफेक्टेड कर दिया है कि हमारी क्लास जो है हो नहीं पा रही है और हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है कि नहीं? कुछ लोगों के तो मज़े हो रहे होंगे, मुझे पता है कि हाँ सर बढ़िया है और चलने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग पढ़ाई के लिए सीरियस भी हैं ना, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहीं से एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिक चीज़ें अपन जो क्लास में बताते हैं वो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो वीडियो है उसको देखना है। ठीक है कि नहीं? एक रफ कॉपी साथ में लेनी है और जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूँ उसको लिखना है। क्लियर? रफ कॉपी के अंदर लिखना है। उसके बाद में वो सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाएं, तो वीडियो के एंड में कुछ फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, जो नोट्स की फ़ोटोज़ अब मैंने ऐड कर दी हैं। उनको आप क्या करोगे कि उनसे आप फेयर कॉपी में नोट्स बना लोगे, और जो भी डाउट आता है वो आप कमेंट में जाके लिख सकते हो कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए, तो हम बता देंगे उस चीज़ को। क्लियर बात? और हम ऐसा भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि नोट्स के अंदर कुछ एक दो न्यूमेरिकल कम हो, तो इसीलिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करें, ताकि आपके जो फंडे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाए। ठीक है ना बात? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला चैप्टर है अपने पास में, कौन सा है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 12th क्लास का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है कि नहीं? अब 11th के अंदर अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ पे कुछ चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी है क्या? ठीक है, तो तुम्हें याद हो 11th क्लास के अंदर अपन ने भौतिकी की बहुत सारी शाखाएं पढ़ी थी, उसके अंदर एक शाखा थी कौन सी? स्थिर वैद्युतिकी। तो ये क्या होती है स्थिर वैद्युतिकी? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तो क्या है? स्थिर, और ये क्या है? विद्युत। स्थिर विद्युत, यानी कि हम जो इसके अंदर अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युत के बारे में करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर विद्युत, यानी कि जो विद्युत है, धारा है, धारा तो अपन ने पढ़ी है, लेकिन स्थिर कर दी जाए, वो रोक दी जाए एक ही जगह पे, तो वो क्या बन जाता है अपने पास में? आवेश बन जाता है। यानी कि स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे अपन। किसका अध्ययन करेंगे? स्थिर आवेश। यानी कि क्या हुआ? स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन क्या होती है? यानी कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत अपन स्थिर विद्युत का अध्ययन करते हैं या फिर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है अपने पास में? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर बात? अब इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ नहीं समझ में नहीं आ रही। अब स्थिर का मतलब अपने को समझ में आता है कि रेस्ट में है, आदमी खड़ा हुआ है, एक जगह पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक नया वर्ड है, वो है आवेश। क्या है? आवेश। अब इस आवेश का अपन क्या करें? तो ये आवेश क्या है ये अपन देखने वाले हैं। क्या है भाई ये आवेश? इसको बोलते हैं चार्ज। नाम सुना है अपन ने आवेश के बारे में। अब आवेश क्या होता है? कोई भी अपन मार्केट से चीज़ लेके आते हैं, कोई भी, जब भी अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, काइनेमेटिक्स पढ़ा, जो है जड़त्व आघूर्ण पढ़ा, तो अपने माइंड के अंदर कुछ न कुछ इमेज बन जाती है कि हाँ ये चीज़ ये है। पत्थर को मैंने फेंका तो पत्थर ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ये है, अपने पास में जो चाल ये है, वेग ये है, त्वरण ये है, अपन ने थोड़ा सा देख लिया। लेकिन आवेश क्या है ये चीज़ अपने को पता नहीं है, ये नया वर्ड है। तो आवेश क्या है? कोई चीज़ नहीं है, यानी कि अपने माइंड के अंदर इसकी इमेज बन नहीं सकती। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि अपन क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उस माइंड की इमेज अपने अंदर बन जाए, लेकिन आवेश ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसकी, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है ये क्या है? एक प्रकार का गुण है। क्या है? गुण। क्या आवेश क्या होता है? एक प्रकार का गुण है किसी वस्तु का, ठीक है, जिससे वह विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यानी कि क्या हुआ? आवेश किसी पदार्थ का ऐसा मूलभूत गुण है, कोई ये, जैसे कि मान लेता हूँ कि ये है अपने पास में, तो आवेश
कोई अलग चीज नहीं है ना। आवेश इसके ऊपर, इसका एक गुण है, कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसके ऊपर आवेश आ सकता है। तो आवेश किसी पदार्थ का गुण है जिससे क्या करता है, वह विद्युतीय प्रभाव को भी प्रदर्शित कर सकता है और चुंबकीय प्रभाव को भी प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कैसे, कौन सा गुण होता है, कभी हमने देखा नहीं है इसको। तो कभी कभी अपन ने देखा होगा कि कई बार अपन ने देखा होगा कि मान लिया कि हम क्या करते हैं कि एक स्केल लेते हैं और अपन ऐसे घिसते हैं इसको ऐसे बालों में। ठीक है, अब गर्मियों के दिनों में अपन घिसते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसको अगर मैं मिट्टी के पार्टिकल्स के पास में या छोटे छोटे कणों के पास में लेके जाता हूं तो तुम देखोगे तो जो कण है वो इससे चिपकने लग जाते हैं। वो क्या है, गुण है। कौन सा गुण है, आवेश। यानी कि उस वस्तु पर क्या आ गया है, आवेश आया है। यानी कि ये जो गुण आया उसे ही अपन क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक है, क्या वापस रिपीट करता हूं मैं डेफिनेशन को। यानी कि आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जिससे वह विद्युतीय प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है और चुंबकीय प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलो आप बोलोगे कि सर चलो ये बात तो समझ में आती है कि आवेश की आपकी ने डेफिनेशन बना दी। तो अब देखो गुण है, तो गुण का कोई आकार तो होता नहीं है, गुण का कोई आकार हो सकता है, इसलिए अपने माइंड के अंदर इसकी इमेज बन नहीं सकती है ना। अगर मान लो कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मतलब क्या, गोल मटोल है थोड़ी ना है ये। समझ में आ रही है ना बात। तो यानी कि बहुत अच्छा है तो ये गुण है उसका। पतला लड़का भी अच्छा हो सकता है, मोटा लड़का भी अच्छा हो सकता है। यानी कि क्या है कि ये ऐसा ही एक गुण है, जैसे कि इंसानों के अंदर गुण होता है, किसी मटेरियल का ऐसा गुण है जिससे क्या होता है कि वह विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो वही क्या कहलाता है अपने पास में, आवेश कहलाता है। ठीक है बात। अब बात कर रहे हैं विद्युतीय प्रभाव की। चलो सर आपने बताया कि विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव बता दिया कि आवेश ये गुण प्रदर्शित करता है। बात समझ में आती है। अपने पास में कुछ क्या होगा, अगर इसको घिस दूंगा तो इसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी, अदृश्य, ऐसा अदृश्य गुण आ जाएगा जो कि वस्तु को आकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, जो भी हो सकता है अपने को पता नहीं। ठीक है, लेकिन गुण आ गया है, अपन बता नहीं लगा सकते देख कर कि ये इसके ऊपर ये गुण है। ठीक है ना बात। तो अब ये कौन सा प्रभाव होगा, विद्युतीय प्रभाव तो अपन ने देखा, स्केल वाला प्रभाव। स्केल वाला प्रभाव यानी कि स्केल से अपन ने क्या किया, ऐसे किया तो पार्टिकल ऐसे चिपकने लग जाती है, तो वो एक विद्युतीय प्रभाव है। या फिर अपन ने देखा होगा कि पॉलिस्टर की साड़ियों को अगर अपन फोल्ड करते हैं, है ना, तो उसमें एक साउंड निकलता है चट चट का सा। अगर नहीं किया तो घर पे जाके कर लेना, अभी देख लेना, घर पे ही हो वैसे तो आप फोल्ड करके देख सकते हो। या फिर ऐसा तो अपन ने खूब किया है कि अगर मान लिया कि सर्दियों के दिनों में रात को अंधेरे में अगर लाइट चली जाती है, रात में क्या होती है कि लाइट चली जाती है, तो क्या करते हैं अपन, कंबल को ऐसे हाथ लगाते हैं अंदर से, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे विद्युत चमकती है, थोड़ी सी बिजली आती है। या फिर किसी पॉलिस्टर का अगर किसी के पास में शर्ट है तो शर्ट के ऊपर भी हो सकता है ऐसा। तो वो प्रभाव कौन सा है, विद्युतीय प्रभाव है। क्या है, विद्युतीय प्रभाव। किसके कारण हो रहा है ये, आवेश के कारण हो रहा है। ठीक है ना बात। यानी कि आवेश ने कौन सा प्रभाव प्रदर्शित किया, विद्युतीय प्रभाव। अब बात कर रहे हैं चुंबकीय प्रभाव की। सर चुंबकीय प्रभाव कैसे, तो मैंने क्या बताया कि आवेश क्या है, मतलब जो आवेश क्या होता है, एक विद्युतीय है। यानी कि विद्युत को अगर मैं रोक दूं तो वो चीज़ आवेश बन जाती है। ठीक है कि नहीं। तो हमने एक 10th क्लास के अंदर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ओरस्टेड का, उसके अंदर अपन ने देखा था कि अगर अपन एक सर्किट लेते हैं और उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके पास में अगर मैग्नेट अपन ने रख दी तो वो क्या हो जाती है, अपने जगह से विचलित हो जाती है, घूम जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। अरे पढ़ा होगा ना ये अपन ने, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था ये। यानी कि क्या हुआ, आवेश इधर जा रहा है, कौन सा आवेश, गतिमान आवेश। कौन सा जा रहा है अपने पास में, गतिमान आवेश है तो आवेश ही ना। लेकिन अब ये जो इधर जा रहा है, लेकिन चुंबक इधर विक्षेपित क्यों हो गई। अरे अपन को पता है कि चुंबक जो है, चुंबक है वो 2-3 चीज़ों से ही क्या हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है। पहला, जैसे कि मान लेता हूँ कि ये चुंबक है, ये किन किन चीज़ों से विक्षेपित हो सकती है, या तो दूसरी चुंबक लेके आऊँगा तो ये इधर आ सकती है या उधर जा सकती है, या मैं क्या करूँ, कोई लोहा लेके आऊँ, लोहा लेके आऊँगा तो इधर खिसकेगी। अगर मैं ऐसे स्टील लेके आऊँगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसके ऊपर, नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो चुंबक है वो किन किन चीज़ों से अपनी जगह से हिल सकती है बिना टच किए, एक तो कोई दूसरी चुंबक से, ठीक है बात, दूसरा किसी लोहे से, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र से,
यानी कि अगर चार के चारों ओर क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो भी ये क्या हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है। यानी कि आवेश के कारण चारों ओर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से ये विक्षेपित हो रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आवेश कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो आवेश की डेफिनेशन क्लियर है। आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिससे वह विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, बात हो रही है ना धीरे धीरे क्लियर। चलो ये हो गई अपने पास में आवेश की बात। अब जो आवेश है, अब आवेश की अपन बात कर लिया अपन ने, आवेश अपन ने क्या किया, आवेश की डेफिनेशन पढ़ ली कि क्या आवेश होता है। अब हम देखते हैं वस्तु के आवेशन के प्रकार अपन देखेंगे। आवेशन के प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि वस्तु जो आवेशित होती है, यानी कि ये जो गुण आता है किसी भी वस्तु पर, ये क्यों आता है, ये अपन देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं एक चीज तो अपन जानते हैं ना कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनी है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, ठीक है कि नहीं। अब क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूं अभी, कोई सी भी वस्तु पर ये जो गुण आता है, यानी कि ये जो आकर्षित करने का गुण आया, जो भी इसके पास में अलग से ये गुण आ गया, वो कैसे आया है ना, किस वजह से आया, वो अपन देख रहे हैं। इसका कारण क्या है, यानी कि आवेशित हो गया ये, यानी कि आवेशित हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर गुण आ गया। तो ये गुण आया तो किस वजह से आया, ये अपन देखने वाले हैं। तो क्या हुआ कि मान लेते हैं अपन कि अपने पास में एक परमाणु ए है और एक बी परमाणु है, इसका नाभिक तो यहाँ होगा। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसमें, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन यहाँ है नाभिक में, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कहाँ है, नाभिक में है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं बाहर। यही तो होगा। तो यहां से ये मान लो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी तक क्या है अपने पास में, ये न्यूट्रल है दोनों, ना किसी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी गुण नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन पदार्थों से कोई भी परमाणु मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में स्थित होते हैं, इनको इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के में चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा ही उसमें है। तो मान लेते हैं कि ये जो परमाणु है उसके अंदर 20 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन है। मान लिया अपन ने इसके अंदर 20-20 है, और इसके अंदर अपन ने मान लिया 30 प्रोटॉन, 30 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन अपन ने मान लिया। क्लियर बात, क्योंकि अलग अलग पदार्थ लिए हैं मैंने। तो अब क्या किया, अब इन दोनों पदार्थ को अगर मैं घर्षण कर देता हूँ, फ्रिक्शन करवा देता हूँ, दोनों को रगड़ता हूँ आपस में, ऐसे अपन ने घिसा। तो अपन ने क्या किया था, स्केल के अंदर पहले ऐसा गुण नहीं था, जब अपन ने इसको घिसा तभी तो आवेशित हुआ ना ये। तो एक तरीका है ये आवेशित करने का। तो अब अपन देख रहे हैं कि जब इन दोनों को घिसते हैं, इन दोनों को अपन ने घिसा, इन दोनों वस्तुओं को, ये ए है और ये बी को अपन ने आपस में घिस दिया, दोनों को अपन ने आपस में घिसा। तो अब क्या होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो इन दोनों को आपस में घिस रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि घिसने से क्या होता है, अपने पास में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है कि नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, यहाँ पे दोनों में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। और बोर मॉडल का तृतीय अवधारणा अपने को क्या बताती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ ऊर्जा ग्रहण करके प्रथम कक्षा से द्वितीय कक्षा में, द्वितीय कक्षा से तृतीय कक्षा में संक्रमित हो सकते हैं। 11th क्लास के अंदर अपन ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है बोर मॉडल, उसके अंदर अपन ने तीसरी अवधारणा यही पढ़ी है। तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये घिसा और ये यहाँ पे ये घिसा, इन दोनों को घिस रहे हैं, तो एक के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। अब ये इसके भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं। अभी अपने को पता नहीं है कि कौन से के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे जरूर किसी एक के। ऐसा क्यों होता है वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, एक के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। मान लिया कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो प्रोटॉन तो कितने के कितने हैं, 20 के 20 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी 20 के 20, क्योंकि वो तो नाभिक में है और नाभिक से इनको निकालना लगभग असंभव है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे, 18 इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए, 30 प्रोटॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 30 न्यूट्रॉन। तो हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि चेंज किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में हो रहा है। किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। तो और यही क्या है, किसी वस्तु के ऊपर आवेशन का गुण है। यानी कि आवेशन का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। यानी कि जब किसी वस्तु के, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होंगे, तभी जाके क्या होगा, अपने पास में आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है। और आवेश मतलब जो आवेशों का स्थानांतरण हो पा रहा है, यानी कि वस्तु के अंदर जो गुण आने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और ये हुआ अपने पास में इसका कारण। ठीक है बात, ये बात समझ में आती है अपने को। आगे अपन देखते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाना, इस चीज़ को एक बहुत डीप चीज़ें हैं ये, अपने को बहुत ढंग से समझनी है इनको, तब जाके अपने को क्लियर होना है ये। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के अंदर चले गए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, हो सकता है ऐसा, तो वस्तु के ऊपर आवेशन का गुण हो गया। अब एक बात अपन ने पहले भी पढ़ी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को अपन ने माना था 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन क्या था, उदासीन। जबकि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश बराबर ही है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या है, बराबर ही है, लेकिन विपरीत प्रकृति का है। क्या है, विपरीत प्रकृति का है। ठीक है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि सर कैसे नाम दिया गया कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पे दिया गया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जब दो वस्तुओं को, ए और बी जो वस्तुएं हैं, उन दोनों को घिस के, कभी दूसरी चीज़ से घिसा, कभी मान लिया कि बिल्ली की खाल से घिसा, कभी क्या घिसा उसको, मतलब पॉलिस्टर के कपड़े से घिस दिया, कभी रेशम के कपड़े से घिस दिया, कभी प्लास्टिक से घिस दिया। तो उन्होंने इन दोनों का व्यवहार देखा, तो इन दोनों में दो ही चीज़ें कॉमन हो रही थी, या तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। ठीक है कि नहीं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। यानी कि इसके अंदर सिर्फ दो क्रियाएं हो रही थी। ठीक है, इसलिए इनका नाम जो दे दिया, ठीक है, इसका जो नाम दिया वो क्या दे दिया, एक तो पॉजिटिव आवेश दे दिया, एक नेगेटिव आवेश दे दिया। ठीक है, और प्रयोगों के आधार पे देखा गया। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई अपने पास में, तो इसके दो नाम दे दिए गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है कि अगर वो कूलॉम को कुछ अलग पसंद आता तो वो दे देता। मान लिया कि वो उसको पसंद आ जाता है कि ए टाइप का चार्ज है या फिर बी टाइप का चार्ज है, तो ऐसा भी दे सकता था। ठीक है, लेकिन उसको पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा पसंद था, तो उसने उसको क्या नाम दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दे दिए। यानी कि प्रोटॉन को तो क्या बता दिया, पॉजिटिव आवेश, और इलेक्ट्रॉन को क्या बता दिया, नेगेटिव आवेश। ठीक है बात। अब यहाँ पे अपन ने देखा, तो अब अपन देख रहे हैं, अब इस कंडीशन के अंदर अपन ने देखा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि यहाँ बच गए 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बच गए कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था, पहले 20 प्रोटॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन थे। 20 प्रोटॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 20 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 20 इलेक्ट्रॉन यानी कि 20 प्रोटॉन तो 20 पॉजिटिव हो गया और 20 इलेक्ट्रॉन यानी कि 20 नेगेटिव हो गया। यानी कि कुल आवेश कितना हो गया, 0। टोटल आवेश तो कितना हुआ, 0 ही हुआ ना। यानी कि पहले क्या था, ये उदासीन था, पहले इसके ऊपर ऐसा गुण नहीं था। जबकि न्यूट्रॉन का तो कोई लेना देना ही नहीं आवेश, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या है, उदासीन है पहले से। तो पहला जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है, न्यूट्रॉन है, सॉरी, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन के अंदर क्या है, अपने पास में आवेश यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, पहली वाली कंडीशन के अंदर 30 प्रोटॉन है और 30 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी कि टोटल आवेश कितना हो गया, 0। अब बात आगे, जैसे ही उसको घर्षण किया, जैसे ही अपन ने उसको घिसा, तो उसमें ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए या फिर इधर से इधर आए। तो मान लिया कि अपन ने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन तो कितने हैं, 20।
प्रोटॉन कितने हैं 20, और यहाँ पे कितने हैं अपने पास में इलेक्ट्रॉन 32 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं 30 प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन तो कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा वो भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी अपना मकसद क्या है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन, ज़्यादा कौन सा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि इसलिए क्या होता है, इसलिए इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ऐसा भी बोलते हैं काफ़ी बुक्स के अंदर, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि इसलिए इसको ऐसा अपन कहें तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या उससे ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से वहाँ पे क्या आएगा अपने पास में नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना बात। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। तो क्या पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा, आवेशन का जो कारण है, आवेशन का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। बात आती है समझ में, ठीक है। पढ़े आगे, ये हो गया अपने पास में आवेशन का कारण। अब अपन देखते हैं आगे, आवेशन का कारण अपन ने पढ़ा, अब आवेशन के जो आवेश के प्रकार भी अपन पढ़ने वाले हैं, आवेश के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो आवेश के प्रकार भी अपन ने बता दिए। वैसे तो आवेश के प्रकार कितने प्रकार के बताए, आवेश 2 प्रकार के, कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के बताए हैं अपने को आवेश। तो पहला जो आवेश बताया वो क्या बताया है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और जो दूसरा आवेश है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक आवेश। और यही तो होगा ना, है ना। 2 प्रकार के हैं तो उसने ले लिया धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। में होता तो भी यही करता, बताओ है कि नहीं। अब बताओ, धनात्मक आवेश लिया और ऋणात्मक आवेश लिया। अब धनात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ, धनात्मक का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखा अपन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू ऐसे देखा था ना अपन ने, 20 प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या हुआ था, धनात्मक आया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी आई थी। यानी कि जहां पे भी धनात्मक आ रहा हो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी। प्रोटॉन इधर उधर नहीं जा रहे हैं, प्रोटॉन इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इससे इसमें या फिर इससे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यानी कि धनात्मक आवेश का मतलब क्या समझ लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जबकि ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि, क्योंकि वहां पे उस साइड में कितने हो गए थे, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ठीक है, और यहाँ यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। तो ये हो गया अपने पास में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है बात, ये चलो चीजें अपन ने पढ़ ली। अब बात करने अपन आवेशों के गुण धर्म। सर ये अपन ने आवेश पढ़ा, ये गुण है, आवेश अपन ने पढ़ लिया कि क्या होता है, ऐसा गुण वापस रिपीट करता हूँ। आवेश एक गुण जिसके कारण वह विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वो अपन ने गुण पढ़ा है। ठीक है कि नहीं। इसके गुण धर्म क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है, ये जो चीज़ आई है अपने पास में, ये गुण इसके क्या क्या है। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं आवेश के गुण धर्म, आवेश के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला गुण है, आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण तो होता है परंतु इसकी दिशा नहीं होती। परिमाण तो होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एक अदिश राशि। अब दूसरा दिया गया, दूसरा क्या बताया गया कि यह एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न
राशि है। व्युत्पन्न राशि, अब वापस 11th क्लास में है कि नहीं, तो 11th क्लास के अंदर व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां दो प्रकार की बताई थी अपन ने। तो मूल राशियों में अपन ने बताया था कि मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां ऐसी राशियां जो कि अन्य किसी पे डिपेंड नहीं करती हो, किसी पर निर्भर नहीं करती हो, तो उनको तो अपन ने नाम दिया था मूल राशियां। जबकि जो वे राशियां जो कि मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उनको नाम दिया था अपन ने व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो एक है अपने पास में I बराबर, धारा की परिभाषा से I बराबर Q बाई टी। I बराबर कितना होता है? Q बाई टी। और ये तो याद है ना, I बराबर Q बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, क्लास 10th, याद है ना। तो I बराबर Q बाई टी, तो अपने को निकालना है Q, तो Q बराबर I गुणा टी। Q बराबर I गुणा टी। यहां से क्या होता है? यहां से I का मात्रक तो कितना होता है? एम्पियर, गुणा टी का मात्रक कितना होगा? सेकेंड। तो दोनों ही देखो मूल मात्रक हैं, दोनों ही क्या है? मूल मात्रक। इसलिए जो आवेश है एक व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है, यानी कि व्युत्पन्न राशि है। और अब इसको जो डिस्कवर किया था वो कूलॉम साहब ने किया था। किसने किया था? कूलॉम ने। तो इसलिए इसका मात्रक क्या रख दिया? कूलॉम रख दिया। क्लियर बात है, सिंपल सी बात। अपना नाम तो करेगा ही, वो कूलॉम रखा उसने, मेरा नाम तो रखेगा नहीं। मैं होता तो जरूर मेरा ही रखता। आती है ना बात समझ में? तो यहाँ पे आया एम्पियर गुणा सेकेंड, तो इसका मात्रक आ गया कूलॉम। ठीक है, चलो एक चीज़ आ गई अपने पास में ये। तो दो चीज़ें अपन देख ली, दो इसके गुणधर्म देख लिए। तीसरा है अपने पास संरक्षित राशि होती है आवेश। आवेश एक संरक्षित राशि है। अब आवेश संरक्षित राशि का मतलब क्या हुआ? आवेश संरक्षण से मतलब क्या हुआ? संरक्षण का मतलब तो अपन जानते ही हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता हो, न ही नष्ट किया जा सकता, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा के बारे में अपन ने पढ़ा है ना, ऐसा ही इसमें है। आवेश नष्ट नहीं होता है, न ही उत्पन्न होता है, जबकि स्थानांतरित होता है। ये देखा अपन ने एक इसके अंदर अपन ने देखा कि आवेश इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था। ठीक है कि नहीं? तो तुम देखो, पहले यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 प्रोटॉन थे। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे 30 प्रोटॉन थे और 30 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना बात? तो यहाँ पे उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में कितने हो गए? इधर कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन। तो जब उनको घर्षण करने से पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20 और 30 50। कितने थे टोटल? 50 इलेक्ट्रॉन। जबकि घर्षण करने के पश्चात कितने हो गए? 32 प्लस का 18 50। कोई कमी आई क्या इलेक्ट्रॉनों के अंदर? नहीं। कोई वृद्धि हुई क्या? नहीं। यानी कि मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली आवेश एक क्या है? एक संरक्षित राशि। ठीक है ना बात? ये चीज़ आती है अपने को समझ में। अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं अपने इसके लिए। तो चौथा पॉइंट है अपने पास में, आवेशों का केवल बीजगणितीय योगफल होता है। ठीक है कि नहीं? आवेशों का केवल क्या होता है? बीजगणितीय योगफल। वैसे भी अपन जानते हैं जो अदिश राशि है उनका जो योगफल होता है वो क्या होता है? सामान्य होता है। प्लस वाले को प्लस में ऐड कर देंगे, माइनस वाले को माइनस में ऐड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन का पंगा तो है ही नहीं इसके अंदर, है कि नहीं? जो बीजगणितीय योगफल मतलब जो कि अपन नॉर्मल लाइफ में करते हैं वैसा ही योगफल इसका होता है। जैसे कि मान लिया किसी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है, उसके ऊपर 10 कूलॉम है आवेश, और ये मान लिया कि माइनस का 3 कूलॉम है और यहाँ पे 5 कूलॉम है, तो टोटल कितना होगा? ये 15 माइनस का 3 यानी कि 12 कूलॉम। कितना हो जाएगा? 12 कूलॉम। क्लियर बात? ठीक है कि नहीं? तो ये हो गया अपने पास में इतनी ये बात। अब पांचवा जो पॉइंट है अपने पास में, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत राशि होती है। अब क्वांटीकृत राशि का मतलब क्या? यानी कि क्वांटीकरण का मतलब क्या है ना? इसका मतलब यही ना, एक फोटोन थ्योरी पढ़ी है ना अपन ने, कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाया जाता है, उसको एक पैकेट को नाम दिया जाता है फोटोन, है ना? ऐसे ही
क्या बताया गया कि आवेश जो आया, ये जो गुण आया है, जैसे कि इसके ऊपर आया ये जो गुण आया, ठीक है कि नहीं, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आया है ना। और क्वांटीकृत राशि यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है, ठीक है। और एक टुकड़े का नाम है क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेश जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों के रूप में पाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पाया जाता है। और यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, Q बराबर प्लस माइनस का Ne। वापस समझना इसको, क्वांटीकरण का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, क्लियर बात। यानी ऐसे ही आवेश भी क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। और एक टुकड़ा मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है, एक टुकड़ा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है, n का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये जो n है वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक। और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। यानी कि आवेश छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है। और ये इसका मतलब होता है Q बराबर प्लस माइनस का Ne। और प्लस माइनस तो क्यों, क्योंकि आवेश जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए। अब ये सूत्र कहाँ से आया कि सर ये सूत्र कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ऐसे ही हवा में टपक के थोड़ी ना है। देखो खुद अब अपन इसको करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। द्रव्यमान भी संरक्षित राशि है, उससे अपन कर लेते हैं इसको, ठीक है कि नहीं। मान लेते हैं अपन, है ना, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपने। मान लिया अपने पास में एक किलो चीनी है, ठीक है कि नहीं, 1 किलो चीनी लिए अपन ने। और 1 किलो जो चीनी है उसके अंदर 1 लाख दाने हैं। कितने दाने हैं, 1 लाख जो छोटे छोटे कण हैं। सबसे छोटा कण वही है, इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं सकता। ऐसे ही इसमें सबसे छोटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ हो नहीं सकता, आधा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। या तो जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर, इसलिए पूर्णांक लिखा अपन ने, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 0 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूर्णांक होगा। तो मान लिया कि 1 किलो चीनी है, उसके अंदर 1 लाख दाने हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक दाने का जो द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। एक दाने का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। तो टोटल द्रव्यमान कितना आएगा बोलो, 1 लाख गुणा m, 1 लाख गुणा m। अरे क्या हुआ, 1 लाख दाने हैं अपने पास में, ठीक है कि नहीं। तो एक दाने के द्रव्यमान को अगर 1 लाख सारे जो कणों की संख्या से गुणा कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा ना, संपूर्ण चीनी का द्रव्यमान आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर मान लिया कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो उनका आवेश कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा 10, तो टोटल यानी कि यहाँ पे क्या है, ये n तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि Q बराबर Ne। यहीं से कोई फॉर्मूला बना है, यानी कि एक कोई वैसे डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे ही है, जनरल नॉलेज से अपन ने निकाला है कि ये चीज़ ऐसे आती है, क्लियर बात। तो ये फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस का Ne, ठीक है ना, ये बात आती है अपने को समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक फॉर्मूला हो गया अपने पास में Q बराबर प्लस माइनस का Ne, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, यानी कि आवेश छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अगले गुण की तरफ चलते हैं आवेश के। तो जो अगला गुण है वो है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता की अपन बात करेंगे। जो छठा गुण है वो है आवेश की निश्चरता। निश्चरता का मतलब क्या हुआ, आवेश की निश्चरता का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक आवेश स्थिर अवस्था में है, मान लिया कि कोई ये पार्टिकल है ना, एक ये बॉडी है, तो इसके ऊपर आवेश है, अगर ये गति करने लग जाए तो पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश बाद में भी रहेगा, यानी कि गति का आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आवेश क्या है, एक निश्चर राशि है, ठीक है कि नहीं। यानी कि जितना आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था
में आवेश होता है वही क्या होता है, गतिमान अवस्था में आवेश रहता है, गतिमान अवस्था में आवेश। ठीक है, जितना Q एट रेस्ट रहता है उतना ही क्या होगा, Q एट ए मोशन, यानी कि जितना स्थिर अवस्था में रहता है, जैसे कि मान लिया कि इसके ऊपर 1 कूलम आया, 2 कूलम आया, जितना भी आता है, जितना अगर ये रेस्ट में है उतना ही अगर गति करेगा तब भी रहेगा ही। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गति से, मोशन से इसके ऊपर। ठीक है, तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, निश्चरता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निश्चरता। ठीक है, तो आवेश के गुणधर्म समझ में आए, 6 गुणधर्म हो गए। वापस रिपीट करता हूँ, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, सेकंड गुणधर्म आया था अपने पास में, आवेश एक व्युत्पन्न राशि। तीसरा आया था आवेश एक संरक्षित राशि। चौथा पॉइंट आया अपने पास में, आवेशों का केवल बीजगणितीय योगफल होता है। पांचवा पॉइंट आया आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, जबकि छठा आया है आवेश एक निश्चर राशि। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट लगा के एक पॉइंट है, एक चीज देखो, आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है। अगर वो पदार्थ ही नहीं हो तो वो गुण आ सकता है क्या, हवा में गुण आ सकता है क्या, नहीं। ठीक है कि नहीं। अब यानी कि क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, कोई पदार्थ होगा तो उसके ऊपर आवेश आएगा, कोई पदार्थ होगा तो उसके ऊपर आवेश होगा। अगर पदार्थ नहीं है तो गुण नहीं आ सकता। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता, क्योंकि द्रव्यमान होगा उसी के ऊपर तो आवेश आएगा। जबकि द्रव्यमान जैसे कि ये है बिना आवेश के रह सकता, बिना उस गुण के रह सकता है। जैसे कि पहले ये पार्टिकल है, उसको घिसा नहीं मैंने, तो इसके ऊपर आवेश कितना है, 0। आवेश कितना है इसके ऊपर, 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हुआ टोटल आवेश, 0। तो टोटल आवेश 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका द्रव्यमान तो है ही ना, आवेश 0 है लेकिन द्रव्यमान है। ठीक है, लेकिन इसको आवेशित करता हूं तो इसके ऊपर आवेश आ गया, लेकिन द्रव्यमान तो रहेगा ही ना इसके ऊपर। यानी कि आवेश है वो बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता, जबकि द्रव्यमान है बिना आवेश के रह सकता है। क्या बताया मैंने, वापस रिपीट करता हूं, आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता, जबकि द्रव्यमान है बिना आवेश के रह सकता है। तो ये पॉइंट अपने को लिखना था, तो जो कि बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने पढ़ ली। चलो अब अपन क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड, आवेश के मात्रकों से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपन देखते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। वैसे तो अपन ने बता दिया, एक स्टैंडर्ड मात्रक अपन ने बता चुके हैं इसकी खोज जो है कुलॉम ने की थी, तो इसका मात्रक क्या रख दिया, कुलॉम रख दिया। लेकिन फिर भी जो कुलॉम है, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, आवेश का बहुत ही ज़्यादा बड़ा मात्रक होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ छोटे मात्रक काम में लेते हैं। ठीक है, आवेश के मात्रक की बात कर रहे हैं अपन, आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, वैसे तो कुलॉम होता है स्टैंडर्ड मात्रक, कुलॉम ने खोज की है। लेकिन जो कुलॉम है एक बड़ा मात्रक है। क्या है, बड़ा मात्रक है ना। तो अपने को कई जगह पे छोटे मात्रकों की जरूरत होती है। जैसे कि मान लिया कि जो टन है, एक टन होता है, वो द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। हर जगह पे अपन टन ही थोड़ी लेते हैं, और टन ही करते रहते क्या हमेशा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि मान लिया कि अपने को चीनी खरीदनी है, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि 1 टन चीनी देना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ छोटे मात्रक काम में लेने पड़ेंगे। केजी है, सोना लेंगे तो और छोटा लेना पड़ेगा, मिलीग्राम लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही इसके अन्य मात्रक भी है। ठीक है, तो कुलॉम एक बड़ा मात्रक है, इसलिए कुछ अन्य मात्रक काम में लेते हैं अपन, जो कि अपन ने पहले भी बताए थे आप लोगों को। अन्य मात्रक जैसे कि एक तो है मिली कुलॉम। मिली का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था 10⁻³ तो 10⁻³ कुलॉम। एक माइक्रो कुलॉम, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलॉम। और एक नैनो कुलॉम 10⁻⁻9 कुलॉम। और एक पिको कुलॉम मतलब 10⁻⁻12 कुलॉम। ठीक है बात। ये कुछ अन्य मात्रक अपन काम में लेते हैं, छोटे मात्रक हैं ये अपने पास। ठीक है, अब जो फैराडे का सबसे बड़ा मात्रक जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है
सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे 96,500 कूलम, जो कि बहुत कम काम में लेते हैं, न के बराबर काम में लेते हैं इसको, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा मात्रक ये अपन ने लिया। ठीक है कि नहीं बात? ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या लेते हैं अपन, चंद्रशेखर अपन ने लिया था, है कि नहीं? तो अब ऐसे ही अपन फेराडे का सबसे बड़ा मात्रक ये है, लेकिन चंद्रशेखर अपन काम में बहुत कम में लेते हैं, ऐसे इसको भी काम में अपन काफ़ी कम लेंगे। तो ये आ गया अपने पास से। अब इसका जो अब अपन जानते हैं कि आवेश है वो गुण है, विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। तो इसके दो अन्य मात्रक भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है ESU मात्रक, ESU, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युतीय प्रभाव को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत, स्थिर यानी कि स्थिर विद्युत प्रभाव के लिए अपने पास में इसका अलग मात्रक है। इसका मान होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टेट कूलम, या फिर अन्य मात्रक भी नाम भी दिया जाता है इसका, फ्रैंकलिन बोला जाता है इसको। ठीक है, ये CGS मात्रक भी बोल सकते हैं इसको। तो एक ESU मात्रक होगा, एक चुंबकीय प्रभाव को दर्शाया जाता है, तो यानी कि विद्युतीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जो ये मात्रक भी हुआ। एक होता है EMU, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक EMU का मतलब कितना होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है बात, तो ये चीज़ अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। तो एक EMU अपने पास में आ जाता है। ये चीज़ें अपने काम में कम आती है, ये काफ़ी ज़्यादा काम में आती है अपने पास में। ठीक है, ESU भी काम में आ जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। ये इसके बाद में थोड़ा कम काम में आता है, ये तो लगभग नए के बराबर काम में आता है अपने पास में। तो फिर भी अपने को बताना था, वो अपन ने बता दिया। तो इसके मात्रक कंप्लीट होते हैं इसके साथ ही। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किसके ऊपर, आवेश के क्वांटीकरण पर। आवेश का जो क्वांटीकरण का जो फॉर्मूला आया है Q = NE, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन जो कि अपने को करने चाहिए, वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है अपने पास में, सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूं मैं इसको। तो ये बोल रहा है कि 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलम में अपन जानते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर तो बना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अपन सोल्व करते हैं तो अपन ना जो मेथड है तुम जानते हो इसके बारे में, दिया हुआ लिखते हैं पहले, गिवन वैल्यूज में आवेश दे रखा है Q कितना है, 1 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, N का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण से वी नो दैट कितना आएगा, Q ± का NE। ठीक है, तो Q N का मान तो अपने को निकालना है N, और E का मान मैं रख सकता हूँ, प्लस का भी रख सकता हूँ, क्योंकि अपने को चार्ज निकालना है 1.6 × में 10⁻⁻का 19 कूलम। तो यहाँ से इसका तो मान रख दिया 1, तो N बराबर कितना जाएगा, 1/1.6 × में 10⁻⁻का 19। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹, तो ये तो आएगा 1, ये 10⁻⁻ प्लस का 19 हो जाएगा, और इसके जगह लिख देता हूँ मैं 10/1.6 गुणा 10⁻18। 19 को मैंने 18 कर दिया, और ये पॉइंट हटाता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आएगा अपने पास में 100। अब भाग देते हैं इसका 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आता है, इसका आंसर ये आता है। अब वही बात
n का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक। n का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो ये क्या पूर्णांक है, 6.25। 6.25 क्या पूर्णांक है, बिल्कुल है, क्योंकि साथ में गुणा भी तो है दो। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 625 गुणा 10 की घात 16, ये भी तो लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास में आ जाते हैं, यानी कि एक कूलॉम के अंदर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ठीक है बात। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। अगला है अपने पास में कि ये है, तो इसके अंदर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये किसी भी, ये जो डिनोट करता है, ये तो किसको डिनोट करता है, परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक को, और ये किसको डिनोट करता है, द्रव्यमान संख्या को। ठीक है ना। तो अब अपन ने क्या देखा, किसी भी कोई भी पदार्थ रहता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसके प्रोटोनों की संख्या को दर्शाता है, और जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो Q बराबर अपन निकाल देंगे, Q बराबर Ne। तो Q बराबर N का मान तो कितना हुआ, 7, क्योंकि 7 प्रोटोन है तो 7 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति कैसी रहती है, उदासीन। उदासीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ना तो उसके अंदर प्रोटोन है ना ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्रोटोन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, फिर भी उदासीन है। क्यों, क्योंकि जितनी मात्रा में प्रोटॉन है उतनी ही मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल क्या हो जाता है, ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आवेश कितना आएगा, Q बराबर इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश Q बराबर Ne। तो N का मतलब कितना आएगा, N, और 1 का मान 1.6 गुणा 10 की घात है माइनस का 19 कूलॉम, और इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है कि नहीं बात। तो यहाँ तक अपन ने ये किया, इसको ढंग से पढ़ेंगे अपन। कल इसके कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, कुछ और आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके और क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आप लोगों का काम क्या है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। अगर वापस समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें इसको। ठीक है कि नहीं। तो एकदम एक एक पॉइंट को देखते जाएं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अपन क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाके हम क्या लिख सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो अगला वीडियो स्टार्ट होने से पहले पहले वो चीज़ मैं आपके लिए डिस्कस कर लूँगा। ठीक है बात। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।